स्वागत है इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम दर्शन शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक प्लेटो द्वारा लिखी गई द रिपब्लिक को समझेंगे। यह पुस्तक सिर्फ राजनीति या राज्य के बारे में नहीं है। यह सवाल पूछती है, न्याय क्या है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति सही जीवन कैसे जिए। 2400 साल पहले एथेंस नाम के शहर में प्लेटो ने अपने गुरु सोक्रेटिस के विचारों को डायलॉग के रूप में लिखा। इस किताब में सुकरात अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करता है। सुकरात को जनता ने मौत की सजा दे दी क्योंकि वह लोगों से तर्क और सत्य के सवाल पूछता था। प्लेटो ने यह देखा कि जब समाज में सही ज्ञान और नैतिकता नहीं होती तो सत्ता और बहुमत मिलकर इनजस्टिस कर देते हैं। इसलिए प्लेटो ने एक विचार प्रयोग शुरू किया, क्या हम एक ऐसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं जहां न्याय सर्वोच्च मूल्य हो। और इसी विचार पर आधारित है द रिपब्लिक। बुक फर्स्ट, न्याय क्या है। सुकरात अपने मित्रों के साथ पोलेमार्कस नामक व्यक्ति के घर पहुंचे हैं। यह संवाद एक साधारण सवाल से शुरू होता है, न्याय क्या है। हर व्यक्ति अपनी परिभाषा देता है। पहली परिभाषा सेफिलस देता है। न्याय का मतलब है सच बोलना, जो उधार लिया है उसे लौटा देना। सुकरात एक उदाहरण देता है, मान लीजिए किसी ने अपने हथियार आपको दिए थे, लेकिन अब वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है, तो क्या आप हथियार वापस कर देंगे। अगर उस हथियार से वह किसी को नुकसान पहुंचा दे तो क्या न्याय होगा। सेफिलस चुप हो जाता है। प्लेटो का पहला संदेश, न्याय एक मशीन की तरह नियम नहीं है जिसे बुद्धि की आवश्यकता है। दूसरी परिभाषा पोलेमार्कस कहता है, न्याय का अर्थ मित्रों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। सुकरात पूछता है, यदि हम किसी को मित्र समझते हैं लेकिन वह वास्तव में गलत है, यदि हम किसी अच्छे व्यक्ति को दुश्मन समझ बैठें और उसे नुकसान पहुंचा दे तो, और नुकसान पहुंचाना तो हमेशा अन्याय है। प्लेटो का दूसरा संदेश, न्याय में किसी को नुकसान पहुंचाना शामिल नहीं हो सकता। तीसरी परिभाषा थ्रैसिमैकस। अब प्रवेश होता है सबसे उग्र पात्र का। थ्रैसिमैकस कहता है, न्याय वही है जिसमें ताकतवर का लाभ हो। मतलब शासक कानून इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें फायदा मिले। जो लोग कानून मानते हैं वे कमजोर हैं, जो कानून तोड़ते हैं वही ताकतवर। सुकरात शांत स्वर में उत्तर देता है, एक सच्चा शासक अपने लाभ के लिए नहीं, शासन के अधीन लोगों के लाभ के लिए काम करता है। वह कहता है, अन्याय अव्यवस्था पैदा करता है और न्याय सामंजस्य। और बुक फर्स्ट का निष्कर्ष बनता है, न्याय कोई सरल शब्द नहीं, इसके लिए हमें आदर्श राज्य की रचना करने की आवश्यकता है। सुकरात के साथी ग्लूकोन और एंडीमेट्रिस चुनौती देते हैं, हमें तर्क द्वारा सिद्ध करके दिखाओ कि न्याय लाभदायक है। और यहीं से द रिपब्लिक का असली सफर शुरू होता है। बुक सेकंड, आदर्श राज्य का जन्म। सुकरात कहता है, व्यक्ति में न्याय देखना कठिन है, चलो हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। यानी पहले बड़े स्तर पर राज्य में न्याय समझेंगे, फिर उससे व्यक्ति के जीवन में न्याय को समझेंगे, क्योंकि व्यक्ति एक छोटा राज्य है और राज्य एक बड़ा व्यक्ति। पहला चरण, राज्य क्यों बनता है। सुकरात कहते हैं, मानव स्वाभाविक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। कोई व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। कोई भोजन करेगा, कोई कपड़ा बनाएगा, कोई घर बनाएगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। इसे प्लेटो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यहीं से राज्य का जन्म होता है। दूसरा चरण, आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं। जैसे ही समाज विकसित होता है, लोग सिर्फ आवश्यकता के लिए नहीं, सुख और विलास के लिए भी चीजें चाहते हैं। ऐसे में संघर्ष, युद्ध और सुरक्षा की जरूरत बढ़ती है। इसलिए सुकरात राज्य को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, जैसे किसान, व्यापारी, कलाकार, जो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, और इनका मुख्य गुण संयम या सेल्फ कंट्रोल होता है। दूसरा वर्ग है सोल्जर या रक्षक, जो राज्य की सुरक्षा करते हैं, और इनका मुख्य गुण होता है करेज या साहस।
और तीसरा वर्ग है शासक वर्ग, रूलर, फिलोसफर किंग्स, जो राज्य का संचालन, निर्णय लेना आदि कार्य करते हैं और इनका मुख्य गुण होता है इनकी विजडम। और जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम सही ढंग से करते हैं तो राज्य में संतुलन पैदा होता है। यही न्याय है। तीसरा चरण, अच्छे रक्षक कैसे बनते हैं? प्लेटो कहता है रक्षक सिर्फ लड़ाकू नहीं होंगे, वे बुद्धिमान और संवेदनशील भी होंगे। इसलिए उनके लिए दो तरह की शिक्षा होगी। प्रथम, संगीत और कला, जो मन को कोमल और संवेदनशील बनाने के लिए उपयोगी है। दूसरी, व्यायाम और युद्ध प्रशिक्षण, जो शरीर को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा चरण है सेंसरशिप। यहाँ प्लेटो का सबसे विवादास्पद विचार आता है। वह कहता है बच्चों को वही कहानियां सुनाई जाएं जो नैतिक आदर्श पैदा करें, यानी देवताओं में झगड़े की कहानी नहीं, डराने वाली बातें नहीं, लोभ को बढ़ाने वाली बातें नहीं। प्लेटो यहाँ शिक्षा में कहानी की ताकत को समझता है। शिक्षा नैतिकता को ढाल सकती है। पांचवा चरण, रक्षक वर्ग का जीवन। रक्षक जमीन के मालिक नहीं होंगे, धन जमा नहीं करेंगे, परिवार और बच्चों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी नहीं, क्योंकि जिसके पास निजी संपत्ति होगी वह राज्य की नहीं, अपने हित की रक्षा करेगा। इसलिए रक्षक सामूहिक रूप से रहेंगे, सामूहिक रूप से खाएंगे और वे राज्य की सुरक्षा को धन से ऊपर रखेंगे। यहाँ प्लेटो कहता है धन और गरीबी दोनों ही राज्य के लिए खतरनाक है। धन अहंकार पैदा करता है, गरीबी अपराध। अब तक हम पहुंच गए हैं राज्य कैसे जन्म लेता है, राज्य में तीन वर्ग क्यों होते हैं, रक्षक वर्ग की शिक्षा और जीवन शैली कैसी होगी, और बुक सेकंड का समापन यहाँ होता है। बुक सेकंड का मेन कंक्लूजन ये है कि जब हर वर्ग अपना काम करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे, उसे ही न्याय कहते हैं। यह नैतिकता नहीं, एक सिस्टम का सिद्धांत है। अब अगला सवाल आता है शासक कौन बनेगा, कौन योग्य होगा राज्य चलाने के लिए, और यहीं से शुरू होती है बुक थर्ड। बुक थर्ड में चर्चा और गहरी होती है। अब प्रश्न है इन रक्षकों में से कौन होगा राज्य का शासक, कौन होगा दार्शनिक राजा? प्लेटो कहता है हर रक्षक शासक नहीं बन सकता, क्योंकि राज्य चलाने के लिए शक्ति नहीं, बुद्धि की आवश्यकता होती है। रक्षक वर्ग को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक रक्षक वर्ग सोल्जर जो सुरक्षा करेंगे, और दूसरा शासक जो राज्य का संचालन करेगा। सुकरात एक सरल लेकिन गहरा मानदंड देता है कि उम्मीदवार कैसे चुना जाए। जिसे राज्य का हित अपने निजी इच्छा से बड़ा लगता है वही शासक बनेगा। शासक वही होगा जो सत्य से प्रेम करता हो, जिसे ज्ञान की भूख हो, जिसे शक्ति की लालसा ना हो, जो क्रोध और लालच से प्रभावित ना हो। प्लेटो कहता है शासक वह नहीं जो सत्ता चाहता है, शासक वह है जो सत्ता को बोझ की तरह महसूस करता है। बुक थर्ड में रक्षकों के बौद्धिक प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करते हुए सुकरात कहते हैं तर्कशास्त्र, गणित और दर्शन, इन तीनों का ज्ञान एक रक्षक को होना चाहिए, क्योंकि जो तर्क नहीं समझता राज्य नहीं चला सकता। बुक थर्ड का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा सुकरात एक प्रतीकात्मक कहानी बताता है। ईश्वर ने मानव को तीन धातुओं से बनाया, सोना, चांदी और लोहा। सोना वह जो शासक बनेगा, चांदी रक्षक बनेगा और लोहा या कांसा उत्पादक बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कोई भी बच्चा किसी भी धातु के साथ जन्म ले सकता है। किसान का बच्चा शासक हो सकता है, रक्षक का बच्चा व्यापारी बन सकता है। इस कहानी को मिथक कहा जाता है, लेकिन उद्देश्य गहरा है। किसी का महत्व उसके जन्म से नहीं, उसकी क्षमता और गुणों से तय होगा। यदि लोहे या कांसे के लोग शासक बनेंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, जाति या वंश पर नहीं, योग्यता पर आधारित। जो लोग शासक या रक्षक वर्ग में चुने जाएंगे वे संपत्ति नहीं रख सकते, वे निजी धन जमा नहीं कर सकते, उन पर घर और परिवार का अधिकार भी सामूहिक होगा, क्योंकि जिसके पास निजी धन होगा वह राज्य की नहीं धन की रक्षा करेगा। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र से बहुत अलग है, पर प्लेटो के लिए यह राजनीतिक नैतिकता की चरम सीमा है। प्लेटो कहता है उन्हें सुख और दुख दोनों में परखा जाएगा। उन्हें सम्मान मिले तब भी वे विनम्र रहें, उन्हें कष्ट मिले तब भी वे सिद्धांत न छोड़ें, राज्य के हित में अपनी इच्छाओं को त्याग दें। जो यह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा
वही बनेगा दार्शनिक राजा। तो बुक थर्ड में रक्षक वर्ग से शासक चुने जाएंगे। शासक वह होगा जो शक्ति नहीं सत्य से प्रेम करे, जन्म नहीं गुण और क्षमता निर्णय करे, शासक के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। और अंत में प्लेटो एक स्पष्ट घोषणा करता है, राज्य तभी आदर्श होगा जब दार्शनिक शासन करेंगे। बुक 4 न्याय सामंजस्य। अब बुक 4 में एक मुख्य प्रश्न को सामने लाती है, आदर्श राज्य में न्याय कहाँ है? न्याय की असली परिभाषा क्या है? प्लेटो यहाँ एक ऐसा विचार देता है जो बाद में पूरी पश्चिमी राजनीति और मनोविज्ञान का आधार बनता है। सुकरात कहता है, न्याय का अर्थ है हर वर्ग अपना अपना कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। यह वाक्य बहुत सरल है पर इसके भीतर बहुत गहराई छुपी है। प्लेटो कहता है, यदि एक राज्य आदर्श है तो उसमें 4 मूल गुण होंगे। प्रथम, बुद्धि ज्ञान जो कि शासक वर्ग में होगा, साहस या क्रेज जो कि रक्षक वर्ग में होगा, संयम या नियंत्रण जो उत्पादक और पूरा समाज होगा, और जब सब सही काम करेंगे तब होगा न्याय, जस्टिस। इनमें से 3 सद्गुण तो हमें वर्गों में दिखाई देते हैं, लेकिन न्याय चौथा गुण है जो पूरे राज्य को संतुलित रखता है। न्याय यानी कि अपनी भूमिका निभाना और अन्य की भूमिका का सम्मान करना। किसी का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उस कार्य का सही होना सबसे बड़ा है। प्लेटो कहता है, राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है और व्यक्ति राज्य का छोटा रूप। जैसे राज्य में 3 वर्ग हैं, शासक, रक्षक और उत्पादक, वैसे ही मनुष्य के अंदर 3 तत्व हैं, बुद्धि, साहस और इच्छाएं। जब बुद्धि मन पर शासन करे तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। जब शासक राज्य पर शासन करे तभी राज्य न्यायपूर्ण होता है। यह है प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण विचार। जिस शरीर और राज्य में बुद्धि शासन करे वह न्यायपूर्ण होता है। और अब अन्याय क्या है? यदि इच्छाएं जैसे धन, लालच, भोग निर्णय लेने लगे तो वह अन्याय है। राज्य में भी यदि व्यापारी सत्ता चलाएं या रक्षक विद्रोह करें तो राज्य अन्यायपूर्ण हो जाएगा। सुकरात कहता है, अन्याय अराजकता है, न्याय सामंजस्य। फिर गैलोकॉन पूछता है, क्या इस राज्य में लोग खुश होंगे जब उनके पास निजी संपत्ति नहीं है? सुकरात जवाब देता है, सुख इसीलिए नहीं आता कि हम उन सब चीजों के मालिक बन जाएं जो हमें चाहिए। सुख तब आता है जब हम अपनी भूमिका सही से निभाएं। इस आदर्श राज्य में हर व्यक्ति का काम स्पष्ट है, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के पास इतना धन नहीं कि वह दूसरों पर शासन कर सके। राज्य को न धन के कारण टूटना चाहिए और न गरीबी के कारण, क्योंकि धन अहंकार पैदा करता है, गरीबी अपराध पैदा करती है। इसलिए प्लेटो मिडिल क्लास की सोच से भी आगे का मॉडल देता है, निजी धन नहीं, निजी अहंकार नहीं। बुक 5 महिला समानता और दार्शनिक राजा। बुक 5 द रिपब्लिक का सबसे विवादास्पद अध्याय है। प्लेटो कहते हैं, यदि हम आदर्श राज्य चाहते हैं तो हमें आदर्श सोच रखनी होगी, चाहे वह हमारी आदतों के खिलाफ ही क्यों ना हो। और उसके 3 ऐसे विचार जो 2400 साल पहले दुनिया को हिला देते हैं। 1, महिलाओं को भी रक्षक और शासक बनने का अधिकार है। ग्लेकॉन हंसते हुए पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि महिलाएं भी योद्धा बने? सुकरात जवाब देता है, यदि कोई क्षमता एक महिला में है तो वह केवल इस वजह से कम नहीं हो जाती कि वह महिला है। महिलाओं को भी वही शिक्षा मिलेगी, वही शारीरिक प्रशिक्षण और वही बौद्धिक प्रशिक्षण। यदि किसी महिला में बुद्धि है वह शासक बन सकती है, यदि किसी पुरुष में क्षमता नहीं है वह शासक नहीं बनेगा। योग्यता लिंग से नहीं, गुणों से तय होगी। 2400 साल पहले यह विचार अकल्पनीय था। रक्षकों में मेरा बच्चा या मेरा परिवार जैसा विचार नहीं होगा, क्योंकि जहां निजी परिवार होगा वही निजी स्वार्थ होगा, जहां निजी स्वार्थ होगा वहां पक्षपात होगा, और जहां पक्षपात होगा वहां अन्याय होगा। रक्षकों के बच्चे सामूहिक रूप से पाले जाएंगे। यह सुनकर एंडीमेंटस पूछता है, क्यों इतना कठोर नियम? सुकरात शांत स्वर में कहता है, रक्षक राज्य की सेवा के लिए हैं,
न कि अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं के लिए। बुक 5 का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, राज्य तभी आदर्श बनेगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दर्शन सीखेंगे। सुकरात दार्शनिक को यूं परिभाषित करता है, दार्शनिक वह है जो सत्य और ज्ञान से प्रेम करता है। फिलोसफर किंग लालच से मुक्त, क्रोध से मुक्त, अहंकार से मुक्त, ज्ञान की खोज में समर्पित। प्लेटो साफ कहता है, सत्ता उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे सत्ता की लालसा ना हो। और प्लेटो फिर दार्शनिक राजा की विशेषताएं बताते हुए कहता है कि बदलती हुई चीजों के पीछे छिपे सत्य को देखता है, दिखावे से नहीं वास्तविकता से प्रेम करता है। वह स्वयं से नहीं पूछता मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि पूछता है राज्य को इससे क्या मिलेगा, इसलिए वह न्यायपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण संवाद है इसमें एंडिमेंटस का। एंडिमेंटस पूछता है, यदि दार्शनिक सत्ता नहीं चाहते तो वे शासन क्यों करेंगे? सुकरात उत्तर देता है, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शासन वही करते हैं जो शासन करने के योग्य नहीं होते। यह वाक्य आज की राजनीति पर भी सटीक बैठता है। प्लेटो का उद्देश्य है, सत्ता उन लोगों को दो जो ज्ञान से प्रेम करते हैं, सत्ता उन लोगों से दूर रखो जो सत्ता से प्रेम करते हैं। बुक 6 आइडिया ऑफ द गुड, दार्शनिक राजा की शिक्षा। प्लेटो बताता है दार्शनिक राजा कैसे बनाया जाएगा, वह सत्य तक कैसे पहुंचेगा। प्लेटो की सबसे गहरी अवधारणा आइडिया ऑफ द गुड, यह अध्याय द रिपब्लिक के सबसे दार्शनिक तर्कों में से एक है। प्लेटो कहते हैं, राज्य को चलाने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सर्वोच्च सत्य का अनुभव होना चाहिए। दार्शनिक राजा के लिए लंबी और कठिन शिक्षा तय की गई है जो 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण, जब उसकी उम्र 0 से 20 वर्ष तक होगी, वह संगीत, व्यायाम और चरित्र निर्माण के विषय अध्ययन करेगा। चरण 2 में 20 से 30 वर्ष की आयु तक वह गणित, तर्क और विज्ञान के बारे में शिक्षा ग्रहण करेगा। और तृतीय व अंतिम चरण 30 से 50 वर्ष की आयु तक दर्शन और वास्तविकता की खोज के बारे में अध्ययन करेगा। और 50 वर्ष की उम्र के बाद दर्शन का अनुभव पाकर जो व्यक्ति सत्य को सीधे देख ले, उसे ही राज्य चलाने का अधिकार होगा। प्लेटो दार्शनिक को परिभाषित करता है जो सत्य से प्रेम करता है और हमेशा सीखता रहता है। दार्शनिक परिवर्तनशील चीजों में नहीं अटकता, स्थायी और शाश्वत सत्य की खोज करता है। यानी जो चीजें बदलती हैं वे वास्तविक नहीं होती, सत्य वही है जो हमेशा एक जैसा रहता है। आइडिया ऑफ द गुड, द रिपब्लिक का यह सबसे शक्तिशाली विचार है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है गुड को समझना। अब गुड क्या है? सत्य का स्रोत, बुद्धि का प्रकाश, नैतिकता की जड़। जैसे सूरज के बिना कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी तरह गुड के बिना सत्य समझ नहीं आता। प्लेटो कहते हैं, गुड बुद्धि के लिए वही है जो आंखों के लिए सूरज है। सूरज दुनिया को प्रकाश देता है, चीजों को दिखाई देता है, जीवन देता है। उसी प्रकार गुड मन को प्रकाश देता है, यानी ज्ञान की क्षमता, सत्य को स्पष्ट करता है, सही और गलत का ज्ञान देता है। दार्शनिक राजा वह है जो सूरज को देख चुका हो। डिवाइड लाइन थ्योरी, 4 स्तर की सोच। प्लेटो एक रेखा का उदाहरण देता है। ज्ञान को 4 स्तरों में बांटा गया है। प्रथम स्तर है कल्पना, मन का रूप, अनुमान और वस्तुओं के प्रकार, परछाई और छवि। दूसरा स्तर है विश्वास या बिलीफ, यानी कि देखना भौतिक वस्तुओं को। और तीसरा है तर्क, सोचना, गणितीय सत्य जैसे। और अंतिम बुद्धि, सत्य का अनुभव करना। और आइडिया यानी कि फॉर्म से निर्माण करना। यही दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। पहला स्तर दिखावट, अंतिम स्तर वास्तविकता। दार्शनिक दुनिया की सतह पर नहीं रुकता। आम लोग जो देखता है उसे सच मान लेते हैं, दार्शनिक जो है उसे समझता है। प्लेटो कहते हैं, भीड़ हमेशा उन्हें चुनती है जो उन्हें अच्छा भाषण दे सके, न कि वे जो सच्चाई जानते हैं। यह चुनाव के बारे में गहरा संदेश है। लोग लोकप्रिय को चुनते हैं, लोग बुद्धिमान को नहीं चुनते। इसलिए प्लेटो कहता है, राजनीति का नेतृत्व दार्शनिकों को करना चाहिए, क्योंकि उनमें सत्य देखने की क्षमता अधिक होती है। अर्थात दार्शनिक राजा सर्वोच्च सत्य को पहचानता है, सतह नहीं गहराई को देखता है, राज्य को नैतिकता और ज्ञान के आधार पर चलाता है। बुक 7 एलिगरी ऑफ द केव, गुफा का दृष्टांत। अब प्लेटो एक ऐसा एलिगरी यानी रूपक देता है
जिसे पश्चिमी दर्शन का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। इस रूपक का उद्देश्य है अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। सुकरात एक कहानी सुनाता है। कल्पना करो, कुछ लोग बचपन से ही एक अंधेरी गुफा में कैद हैं। उनके हाथ, पैर और गर्दन बंधी है। वे पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। वे सिर्फ सामने दीवार देख सकते हैं। दीवार के पीछे एक आग जल रही है और आग और कैदियों के बीच लोग चीजें लेकर गुजरते हैं। उन वस्तुओं की सिर्फ परछाई यानी शैडो दिखाई देती है। कैदी जन्म से केवल उन परछाइयों को देख रहे हैं। उनके लिए परछाई ही वास्तविकता है। यह अज्ञान का जीवन है। पहला चरण, परछाई को सच मान लेना। प्लेटो कहता है, ज्यादातर लोग सच नहीं देखते, वे सिर्फ उसकी छाया या परछाई देखते हैं। यहाँ पर गुफा अज्ञानता का, दीवार भ्रम का, परछाई ओपिनियन या दिखावे का प्रतीक है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज यही आधुनिक गुफाएं हैं। दूसरा चरण, कैदी का मुक्त होना। कल्पना करो, किसी कैदी को जबरदस्ती बंधन से मुक्त किया जाए। वह पीछे मुड़कर देखता है, आग को देखता है, पहली बार वास्तविक वस्तुओं को देखता है। उसे दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है। जो दिख रहा है उसे स्वीकार करने में समय लगता है। यह पहली जागृति है। तीसरा चरण, गुफा से बाहर निकलना। अब उसे बाहर ले जाया जाता है। बाहर रोशनी है, वह सूरज को देख नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी आंखें आदत डालती हैं। पहले वह परछाई देखता है पानी में, फिर असली चीजें, अंत में वह सूरज देखता है। प्लेटो कहता है, सूरज यानी ट्रुथ, आइडिया ऑफ द गुड, यानी ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है सत्य को देखना। चौथा चरण, वापस गुफा में लौटना। अब वह कैदी समझ गया है कि गुफा का जीवन झूठा था, परछाई वास्तविकता नहीं थी। वह गुफा में वापस जाता है दूसरे कैदियों को सच बताने, लेकिन बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम अंधे हो गए हो, छाया के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर वह जबरदस्ती उन्हें आजाद कराना चाहे तो वे उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। लोगों को अज्ञान में रहना आसान लगता है, सत्य असुविधाजनक होता है। प्लेटो का वाक्य है, जो सत्य देख चुका है उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों को भी दिखाए, लेकिन सच दिखाने में खतरा है। प्लेटो यहाँ अपने गुरु सोक्रेटिस यानी सुकरात की मृत्यु का संकेत देते हैं। सोक्रेट्स सत्य बोलता था, लेकिन अज्ञानी भीड़ ने उसे मार दिया। दार्शनिक राजा गुफा से बाहर निकलने वाला व्यक्ति होता है। वह सत्य देखता है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहता। वापस आता है ताकि समाज को बेहतर बना सके। यही प्लेटो का निष्कर्ष है, जिसने सत्य को देखा है वही राज्य चलाने का अधिकारी है। बुक 8। लेकिन अब प्लेटो एक कटु सत्य बताता है, हर आदर्श राज्य समय के साथ बुरे राज्य में बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं धीरे धीरे नैतिकता पर विजय पा लेती हैं। यहाँ प्लेटो राजनीति नहीं, मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं। प्लेटो कहता है कि राज्य एक मनुष्य की तरह है। जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर सकता तो उसका पतन होता है। राज्यों का पतन 5 चरणों में होता है। अरिस्टोक्रेसी यानी सर्वोत्तम शासन, इसमें फिलोसोफर किंग का होता है। यह प्लेटो के आदर्श राज्य का रूप है, लेकिन समय के साथ अगली पीढ़ी में गुण कम हो जाते हैं, इच्छाएं उभरती हैं और फिर पहला पतन होता है। दूसरा है टीमोक्रेसी। शासन सैनिकों के हाथ में आ जाता है। सम्मान और शक्ति सर्वोच्च मूल्य हो जाते हैं। इसमें लोग नैतिकता से अधिक सम्मान चाहते हैं। सेना ताकतवर होती है, अनुशासन होता है, लेकिन बुद्धि कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे यह रूप बदलकर धन की दौड़ बन जाती है। ओलिगार्की, धनवान लोगों का शासन और सर्वोच्च मूल्य धन और निजी संपत्ति। यहाँ से पतन तेज होता है। ओलिगार्की के लक्षण हैं, धनी लोग सत्ता में आते हैं, गरीब बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन असहाय समाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। यह आर्थिक असमानता वाला राज्य है, और जब गरीब अत्यधिक असंतुष्ट हो जाते हैं तब क्रांति होती है। डेमोक्रेसी, इसमें जनता का शासन होता है। आज़ादी और इक्वलिटी मेन मूल्य होते हैं। आज़ादी है, अधिकार है, लेकिन प्लेटो कहता है
जब आज़ादी सीमा पार कर जाती है वह अराजकता में बदल जाती है। डेमोक्रेसी की समस्या, हर व्यक्ति अपनी इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मानता है। विशेषज्ञता की कदर नहीं होती। कोई भी नेता बन सकता है सिर्फ लोकप्रियता से, और भीड़ किसे चुनती है? वही जो सबसे मीठे वादे करे, और यही होता है अगला पतन। टायरनी, एक तानाशाह का शासन। भय और नियंत्रण के मूल्य। डेमोक्रेसी में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो गरीबों से कहता है मैं तुम्हारा सुरक्षक हूँ, अमीरों को शत्रु बताता है, जनता से कहता है मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन अधिकार मिलने के बाद वह आलोचकों को खत्म करता है। वह सत्ता छोड़ता नहीं, धीरे धीरे वह तानाशाह बन जाता है। सबसे अधिक आज़ादी से सबसे भयानक दास्तां जन्म लेती है। बुक 9, तानाशाह का मनोविज्ञान। प्लेटो मानसिक विश्लेषण करता है एक तानाशाह के दिमाग का। वह हमेशा भय में रहता है, वह हर किसी पर शक करता है, उसे लगता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। प्लेटो कहता है तानाशाह सबसे दुखी व्यक्ति होता है, और राज्य का पतन ही मनुष्य का पतन है। सबसे स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं जो हर इच्छा पूरी करे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर शासन करे। बुक 10, आत्मा की अमरता, कला की आलोचना और अंतिम न्याय। कला और कविता की आलोचना। बुक 10 की शुरुआत एक चौंकाने वाले वाक्य से होती है। पोइट्स को आदर्श राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। सुकरात कहता है काव्य भावनाओं को उकसाता है, काव्य हमें कमजोर बनाता है, कला सत्य की नकल है, वास्तविकता नहीं। प्लेटो कला को रियलिटी से दूर मानता है। कवि और कलाकार किससे काम करते हैं? नकल की नकल। इसलिए प्लेटो कहता है कला सत्य का प्रतिबिंब नहीं, छाया है। कला रीजन को नहीं, भावनाओं को नियंत्रित करती है। कला हमारे अंदर के कमजोर हिस्से से बात करती है। कैसा लगता है दर्द को ग्लोरीफाई करती है, भावनाओं को उकसाती है, तर्क को दबा देती है। यह बात आज के सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पर भी लागू होती है। आत्मा की अमरता। प्लेटो मृत्यु के बाद की यात्रा समझाता है। सुकरात कहता है आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि नैतिकता केवल इस जीवन का खेल नहीं है। यदि आत्मा नष्ट हो जाती तो न्याय का कोई अर्थ नहीं बचता। प्लेटो आत्मा को 3 हिस्सों में बांटता है। रीजन, जो सत्य की खोज करे, स्पिरिट, सम्मान या क्रोध, डिजायर, भूख, लालच और वासना। जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है उसे शांति मिलती है, जो इच्छा से चलता है वह गुलामी पाता है। मृत्यु के बाद न्याय। बुक 10 का अंतिम भाग एक कहानी है, द मिथ ऑफ इर, जो प्लेटो की पूरी किताब का सार है। कहानी शुरू होती है, इर्रे नाम का एक सैनिक युद्ध में मारा जाता है। 12 दिनों बाद उसका शरीर और आत्मा वापस आती है। वह दुनिया को बताने के लिए लौटता है कि मौत के बाद क्या होता है। सीन फर्स्ट, आत्माओं का न्याय। आत्माएं 2 रास्तों पर जाती हैं, एक ऊपर स्वर्ग जैसी जगह, और एक नीचे जहां दंड और पीड़ा मिलती है। जिसने न्यायपूर्ण जीवन जिया वो ऊपर जाएगा, जिसने अन्याय किया वह नीचे। हर आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का परिणाम मिलता है, कोई भी पाप अनदेखा नहीं रहता। सीन सेकंड, आत्माएं अपना अगला जीवन चुनती हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, आत्मा अगला जीवन खुद चुनती है। राजा कुत्ता बन सकता है, गरीब दार्शनिक बन सकता है, और शक्ति बोझ भी बन सकती है। इर्र देखता है एक तानाशाह अगला जन्म चुनता है, लेकिन जो जीवन उसे मिलता है उसमें वह पीड़ा झेलता है, क्योंकि उसने चुनाव बिना ज्ञान के किया। ज्ञान से चुनाव मुक्ति प्रदान करता है, और लालच से चुनाव बंधन। सीन थर्ड, आत्मा नई यात्रा पर। आत्मा वापस धरती पर आती है और नया जीवन शुरू होता है। प्लेटो कहता है आत्मा अपना भाग्य खुद लिखती है। यह पुस्तक का अंतिम संदेश है। न्याय हमेशा सही चुनाव की ओर ले जाता है, और अन्याय दुख की ओर। बुद्धिमान व्यक्ति न्यायपूर्ण जीवन जीता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा अमर है। आदर्श राज्य बाहर नहीं, पहले हमारे अंदर बनता है। जिस दिन हम अपनी इच्छाओं पर शासन कर पाएंगे, हम स्वयं अपने जीवन के फिलोसफर किंग बन जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं अगली बुक
कौन से फिलोसफर पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।